नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्र। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत करेंगे अब तक की हेडलाइंस के साथ। रशिया में आईएसआईएस का आतंकवादी गिरफ्तार, भारत में आत्मघाती हमले की रच रहा था साजिश। पीएम मोदी का आज पंजाब हरियाणा दौरा, फरीदाबाद और मोहाली में 2 बड़े अस्पतालों को करेंगे शुरुआत। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी नेताओं के यहां ईडी और सीबीआई के छापे, झारखंड में भी रेड। बिहार में स्पीकर ने इस्तीफे से किया इनकार तो डिप्टी स्पीकर का वार, बीजेपी और जेडीयू में आर पार। महिला ऐसी है कौन उसे छुएगा बोलकर दुष्कर्म के आरोप को जमानत देने वाले केरल के जज का हुआ तबादला। चलिए जानेंगे खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि रूस में आईएसआईएस आतंकी की गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि यह आतंकी भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। पकड़ा गया आतंकी भारत में बड़ी शख्सियत को निशाना बनाना चाहता था। आत्मघाती हमले को अंजाम देने की कोशिश में लगे इस आतंकी को पकड़ लिया गया है। फिलहाल जो बात सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पकड़ा गया आतंकी टर्की में आईएसआईएस में भर्ती हुआ था। अब जांच के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा ने बताया कि रूस के एफएसबी ने रूस में प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के एक सदस्य की पहचान की है और उसे हिरासत में लिया है। आपको बता दें, मध्य एशियाई क्षेत्र के एक देश का मूल निवासी था जिसने भारत के सत्तारूढ़ हलकों के प्रतिनिधियों में से एक के खिलाफ खुद को उड़ाकर एक आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी। बयान में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए आईएस नेताओं में से एक ने तुर्की में आत्मघाती हमलावर के रूस में भर्ती किया था। एफएसबी ने बताया कि गिरफ्तार आतंकी ने ट्रेनिंग के बाद आईएस सरगना में प्रतिष्ठित निष्ठा के साथ शपथ ली थी। इसके बाद वो रूस आया था। रूस में वो जरूरी दस्तावेज बनाने की कोशिश में था और बाद में भारत जाने की फिराक में था। आतंकी से पूछताछ का वीडियो सामने आया है जिसमें उसका चेहरा ब्लर किया गया है। इस वीडियो में आतंकी ने बताया कि स्पेशल ट्रेनिंग के बाद अप्रैल में उसने आईएस सरगना के प्रति निष्ठा की शपथ ली और फिर रूस में आया था। उसने वीडियो में बताया कि उसे भारत में आतंकी हमला करने के लिए जरूरी सामान मिलना था ताकि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों से बदला लिया जा सके। तमाम बातें आतंकवादी की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। उनका सुबह 11 बजे हरियाणा और दोपहर 2:15 बजे पंजाब में कार्यक्रम है। इन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे दिन में हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो मोहाली जाएंगे। वहां वो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो जाएंगी। यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2600 बिस्तरों का है। अस्पताल का निर्माण लगभग करीब 6000 करोड़ रुपए से हुआ है। इस अस्पताल की शुरू हो जाने से फरीदाबाद समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। बिहार और झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जब जॉब के बदले जमीन मामले में पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के यहां भी छापेमारी की है। बिहार में आरजेडी नेता या सीबीआई की छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई है जब बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। उधर ईडी भी एक्टिव हो गई है। ईडी ने झारखंड, तमिलनाडु, बिहार और दिल्ली में 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह कार्रवाई अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में छापेमारी हुई है। ये छापे प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकानों पर बताए जा रहे हैं। दरअसल बिहार और झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जॉब के बदले जमीन मामले में पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के यहां छापेमारी की है। इसके अलावा झारखंड के रांची में अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में छापेमारी हुई है। ये छापे प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकानों पर बताए जा रहे हैं। तमाम बातें ईडी की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भी सियासी गहमागहमी
होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि गहमागहमी इतनी कम हो गई है कि नीतीश कुमार को नए सहयोगी से गठबंधन कर सरकार बनाने के बाद अब विधानसभा में बहुमत साबित करना है। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा का विशेष सत्र आज आहत किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। बदले हालात में विपक्ष की भूमिका में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि स्पीकर ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक की ओर से दी गई अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस भी खारिज कर दी है। इसके बाद अब सूबे में बयानी जंग का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। विजय कुमार सिन्हा के डिप्टी यानी बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे जनता दल यूनाइटेड के विधान महेश्वरी हजारी ने उन पर हमला बोल दिया है। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने विजय कुमार सिन्हा के ऐलान को लेकर सवाल पर कहा कि अगर कोई पागल कुत्ता मुझे काटेगा तो मैं उसे नहीं काटूंगा। डिप्टी स्पीकर महेश हजारी ने आगे कहा कि मैं केवल उसका इलाज करवा सकता हूं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दुष्कर्म के मामले में टिप्पणी कर आरोपी को जमानत देने वाले केरल की अदालत के चर्चित जज का तबादला किया जाएगा। आपको बता दें कि उनके अलावा 3 अन्य जजों का भी ट्रांसफर हुआ है। जानकारी के मुताबिक कोझिकोड के जिला और सत्र न्यायाधीश इस कृष्ण कुमार को कोल्लम के श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बना दिया गया है। लेखक और एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को यौन उत्पीड़न के मामले में न्यायाधीश ने जमानत देते हुए कहा था कि महिला ने खुद ऐसी पोशाक पहनी हुई थी जो यौन उत्तेजक थी। लेखक ने जमानत याचिका के साथ महिला की तस्वीरें भी अदालत में पेश की थी। कोर्ट ने आदेश में कहा था कि जमानत याचिका के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता खुद ऐसे कपड़े पहने हुई थी जो यौन उत्तेजक थे। इसलिए आरोपी के खिलाफ धारा 354A का मामला प्रथम दृष्टया से नहीं बनता। बता दें कि कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर अविश्वास जताया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कई मत जाइए, देखते रहेगा कमल राष्ट्रीय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बिल्किस बानो मामले में जुड़े दोषियों पर बयान दिया है। वो बोले हैं कि दोषियों को अगर सम्मानित किया गया है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसे कृतज्ञों का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2022 में हुए बिल्किस बानो रेप मामले के 11 दोषियों को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद गुजरात सरकार ने माफी नीति के आधार पर रिहा किया था, लेकिन क्राइम से जुड़े लोगों को सम्मानित करना ठीक नहीं है। तमाम बातें देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने ये बात विधान परिषद में हुई चर्चा के दौरान कही। वहीं भंडारा जिले में 3 लोगों द्वारा 35 साल की एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर चर्चा हो रही थी। फडणवीस ने कहा कि सदन में बिल्किस बानो के मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। आपको बता दें कि फडणवीस ने आगे कहा कि आरोपियों को करीब 20 साल के बाद जेल में 14 साल बिताने के बाद रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद रिहाई हुई है, लेकिन अगर किसी आरोपी को सम्मानित किया जाता है और उसका स्वागत किया जाता है तो ये गलत है। आरोपी तो आरोपी होता है। इस कृतज्ञ को जायज नहीं ठहरा सकते। आपको बता दें कि बिल्किस बानो गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी टिप्पणी की है और उनकी तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत पर उनके परिजनों ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, परिजनों ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उनकी बहन रमन ने कहा कि सोनाली को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, वो काफी फिट थी। रमन ने कहा कि सोनाली काफी फिट थी, उन्हें हार्ट अटैक कतई नहीं आ सकता। हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमारा परिवार ये मान ही नहीं सकता है कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है।
उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं थी। सोनाली फोगाट की एक और बहन रुपेश ने कहा कि सोनाली ने मौत से पहले शाम को कॉल की थी। उन्होंने बताया कि सोनाली व्हाट्सएप पर बात करना चाहती थी और कहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। बाद में उन्होंने फोन काट दिया और बाद में फिर फोन नहीं उठाया। इससे पहले सोनाली की बहन ने दावा किया था कि उनकी एक दिन पहले भी सोनाली से फोन पर बात हुई थी। इस दौरान सोनाली फोगाट ने कहा था कि वो ठीक हैं, शूटिंग के लिए जा रही हैं। उन्होंने बताया था कि वो 27 तारीख को लौट कर आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि फिर सोमवार सुबह बात हुई तो उन्होंने मां से बात की। इस दौरान सोनाली ने अपने मां को बताया था कि खाना खाने के बाद उनके शरीर में कुछ हरकत सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि खाने में कुछ गड़बड़ की गई है, शायद कोई साजिश रच रहा है। ये तमाम बातें सोनाली फोगाट की तरफ से जब आखिरी कॉल किया गया था उसमें सामने आई हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मशरूम के खेत में काम करने वाले मजदूरों को हवाई जहाज से बिहार भेजने और जहाज से ही वापस बुलाने वाले चर्चित किसान पप्पन सिंह गहलोत ने खुदकुशी कर ली है। बता दें कि घर के सामने ही बने हुए मंदिर के शिवालय में पंखे से लटककर कथित तौर पर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें बीमारी की वजह से खुदकुशी करने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पप्पन सिंह गहलोत गांव में ही मशरूम उत्पादन करते थे। मशरूम की खेती बहुत ही कम किसान करते हैं। उनमें से एक नाम पप्पन सिंह गहलोत का भी है। पप्पन सिंह गहलोत तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों को हवाई जहाज के जरिए बिहार भेजा था और फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद हालात सामान्य होने पर उन्हें हवाई जहाज से वापस भी बुलाया था। बता दें कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, आपको बता दें कि फिरोजाबाद के थाने शिकोहाबाद इलाके में मंगलवार सुबह गली में एक शख्स की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ लाश के बारे में पता लगाया। लाश गली में ही रहने वाले राम गोपाल बघेल की निकली। पुलिस ने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की जिसमें सामने आया कि कुछ लोगों ने सोमवार रात को करीब राम गोपाल की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। लाश रात भर से गली में पड़ी थी। लाठियों से पीटकर हत्या करने का मामला थाने शिकोहाबाद इलाके के खेड़ा मोहल्ले का है। राम गोपाल बघेल की खून से सनी हुई लाश पुलिस को मिली है। मंगलवार सुबह किसी ने पुलिस को लाश के पड़े होने की सूचना दी थी। पुलिस की तहकीकात में सामने आया है कि पड़ोस में रहने वाली 4 बहनों ने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर राम गोपाल की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों में से 4 बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके चचेरे भाई घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, आपको बता दें कि वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में पोषणीयता को लेकर आज सुनवाई होनी है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष आज इस मामले में बहस पूरी कर लेगा। इसके बाद हिंदू पक्ष बहस का जवाब देगा। हिंदू पक्ष के वकील ये उम्मीद जता रहे हैं कि आज सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख सकता है। इस मामले में फैसला जल्द आ सकता है। जैसे जैसे ये केस अपने अंतिम पड़ाव पर आता जा रहा है वैसे वैसे मामला दिलचस्प होता जा रहा है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव का पिछले दिनों निधन हो गया था। अभयनाथ यादव के निधन के बाद मुस्लिम पक्ष ने योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू को अपना वकील नियुक्त किया था। मुस्लिम पक्ष के वकील मधु बाबू तबियत का हवाला देते हुए कोर्ट नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम पक्ष की पैरवी नहीं करने को लेकर मधु बाबू पर परिवार के लोग भी दबाव बना रहे हैं। हालांकि मधु बाबू के पुत्र विशाल सिंह ने बताया कि वो 75 साल के हो गए हैं, तबियत ठीक नहीं रहती और इसी वजह से वो ये केस नहीं देख पाएंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में हुए प्रदर्शन में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था। अब इस प्रदर्शन को लेकर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। डीएम चंद्रशेखर ने कहा कि कल सोमवार को डाक बंगला चौराहे पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस पर हम लोगों को सूचना मिली है कि विभिन्न जिलों से बसों में भर भर कर लोग लाए गए थे और इसकी फंडिंग कहां से की गई, किसने ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी जांच लगातार जारी है। इसके साथ ही डीएम चंद्रशेखर ने कहा कि इसमें बाहरी लोग शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर चेहरे चिन्हित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि झंडा का इस्तेमाल प्रदर्शन में करने के लिए कई गाइडलाइंस की हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने के लिए गाइडलाइन का पालन किया गया या नहीं, इसकी भी जांच जारी है। डीएम ने कहा कि ज्यादा बल प्रयोग हुआ तो हम मानते हैं, लेकिन वो लोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन से आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए बल प्रयोग किया गया। एडीएम के का कदम अनुचित और आपत्तिजनक था, ये हम स्वीकार करते हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट आने के बाद जांच की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पड़े सीबीआई के छापे के बाद ये और तेज हो गए हैं। बता दें कि इस बीच आम आदमी पार्टी आज सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसमें वो कई बड़े खुलासे कर सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 19 अगस्त को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापा मारा था। उसने कार्रवाई दिल्ली की शराब नीति में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच के सिलसिले में की गई थी। इस छापे के बाद से दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी ने उनसे संपर्क किया था। उनका दावा है कि बीजेपी ने उनसे कहा था कि अगर वो आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे तो उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और उनके खिलाफ चल रहे सभी मामलों को वापस ले लिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने उनके इस दावे का खंडन किया है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने अपने दावे को लेकर डटे हुए हैं। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया से उस व्यक्ति का नाम बताने को कहा है जिसने उनसे संपर्क किया था। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली के ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के परिसर में रखी मूर्तियों की पूजा को लेकर साकेत कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें कि साकेत कोर्ट में दायर मुकदमे में दिल्ली की निचली अदालत को कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई करने और इस पर पुनर्विचार की मांग की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस याचिका का विरोध कर रही है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस समय यह परिसर एएसआई के संरक्षण में है। इस याचिका के विरोध में एएसआई का कहना है कि ये कोई उपासना स्थल नहीं है। उसका कहना है कि स्मारक की मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता। एएसआई ने कहा है कि केंद्रीय संरक्षित इस स्मारक में उपासना के मौलिक अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की दलील से सहमत होना कानून के विपरीत होगा। एएसआई ने हल्फनामा दायर कर रखा था। आपको बता दें कि इस परिसर में पूजा नहीं की जा सकती। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 9 जून को कुतुब मीनार परिसर के भीतर हिंदुओं और जैनियों के लिए पूजा के अधिकार की मांग करने वाली अपील पर अपने आदेश की घोषणा को 24 अगस्त तक के लिए टाल दिया था। अदालत ने इस मसले पर दायर एक नए को देखते हुए ये किया था। इस मामले में हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि उन्हें सिर्फ पूजा का अधिकार दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने परिसर में नमाज पढ़ने की मांग की थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में बाढ़ की हालत बन चुकी है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने सीएम शिवराज ने कहा कि संपत्ति के नुकसान का आकलन हम बाद में करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जिंदगी बचाना है। सीएम शिवराज ने कहा कि मैंने विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। लगभग 25 गांव पानी से घिरे हुए हैं। बेतवा का जल स्तर अभी स्थिर है। बचाव कार्य लगातार जारी है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन बचाव कार्य में लगे हुए हैं। सीएम शिवराज ने
ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर आमजन की स्थिति का जायजा लिया। नागरिक चिंता ना करें, चुनौती की इस घड़ी में हम सब साथ हैं। राहत और बचाव कार्य में हमारी टीम एमपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विदिशा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से दौरा किया गया, फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और उनकी व्यवस्था की गई। ये तमाम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातें कही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले के सिकरी थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले एक 2.5 साल का बच्चा घर से बरामदे में खेलते हुए लापता हो गया था। लापता बच्चे का शव आज घर के 700 मीटर दूरी पर स्थित कुएं में तैरता हुआ मिला। आज सुबह गांव की कुछ महिलाएं खेत पर चारा डालने गई थी और उन्हें महिलाओं को कुएं के पास बदबू आने लगी। महिलाओं ने कुएं के अंदर जहां कर देखा तो उसमें लापता बच्चे का शव तैरता दिखाई दिया। बच्चे के शव को कुएं में तैरता देखकर महिलाओं ने बच्चे के परिजनों को सूचना दी। बच्चे के लापता होने पर पुलिस छानबीन करने के लिए लापता बच्चे के घर मौजूद थी। उस समय महिलाओं ने वहां पहुंचकर बच्चे का शव कुएं से होने की जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। लापता बच्चे के परिजनों का आरोप है कि किसी ने बच्चे की हत्या कर उसके शव को कुएं में डाल दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए कमल राष्ट्र में। ये जो एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी चिट्ठी लेके